नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। पीजीएटी 2025 एमए हिंदी के लिए हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस सेशन में हम 50 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भारतीय काव्य शास्त्र का ये सत्र समाप्त हो जाएगा। फिर आगे के सत्र में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। 191वां प्रश्न है, नाट्य चंद्रिका। इसमें बताना है कि नाट्य चंद्रिका किसकी रचना है। नाट्य चंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मम्मट। नाट्य चंद्रिका आचार्य मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद किसकी रचना है? कुवलयानंद किसकी रचना है? विश्वनाथ, राजशेखर, जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? रामचंद्र गुणचंद्र, आर्य सिंह अमरचंद्र, देवेश्वर या फिर रूप गोस्वामी? तो भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है, चित्रमीमांसा किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की, कर्णपुर की, कविचंद्र की या फिर केशव मिश्र की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्रमीमांसा भी अप्पय दीक्षित की रचना है। कुवलयानंद भी अप्पय दीक्षित की थी। अगला प्रश्न है, रीतिपद के लिए वर्म शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं। रीतिपद के लिए वर्म शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दंडी। दंडी ने रीतिपद के लिए वर्म शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का, काव्य प्रकाश का, काव्य मीमांसा का या फिर नाट्यशास्त्र को? तो इसका सही जवाब है 156 का ऑप्शन नंबर डी, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम काव्य के लिए शरीर के रूप में निर्धारित करने वाले आचार्य हैं। सर्वप्रथम काव्य के रूप में शरीर को निर्धारित करने वाले आचार्य कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भामा। भरत मीमांसा पूछ रहा है कौन से अध्याय में है? तो भरत मीमांसा कौन से अध्याय में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठे अध्याय में। अगला प्रश्न है, चित्र मीमांसा श्रृंगार तिलक, श्रृंगार प्रकाश, दस रूपक? इस वाले क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। चित्र मीमांसा किसकी रचना है? चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोजराज। भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है? किस ग्रंथ में काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है? नाट्यशास्त्र में, काव्यालंकार में, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में या फिर साहित्य सर्वस्व में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र में काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र कितने अध्याय में विभाजित है? नाट्यशास्त्र कितने अध्याय में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 36 अध्याय हैं नाट्यशास्त्र में। अगला प्रश्न है, काव्यादर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है। आचार्य दंडी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। दंडी का जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद किस प्रदेश के निवासी थे? तो रामचंद्र गुणचंद कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। रामचंद्र गुणचंद गुजरात के निवासी थे। जयदेव कहाँ के निवासी थे? अगला प्रश्न है, जयदेव कहाँ के निवासी थे? उत्कल प्रदेश, बंग प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कश्मीर? तो जयदेव कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए, उत्कल प्रदेश के निवासी थे। अगला प्रश्न है,
काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वामन। अगला प्रश्न है, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है? यश की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का व्यवहार या फिर स्नेह की प्राप्ति। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा काव्य प्रयोजन सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्नेह की प्राप्ति सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किस विद्वान का कथन है? रुद्रट का, जयदेव का, वामन का या फिर जगन्नाथ का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वामन का। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन का कथन है। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ आश्रयदाता थे। पंडित राज जगन्नाथ की मतलब इनके आश्रयदाता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के आश्रयदाता थे। अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले आचार्य कौन हैं? अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट। अगला प्रश्न है, रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। रसमंजरी किसका ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भानुदत्त मिश्र। रसमंजरी भानुदत्त मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका मानी जाती है। लोचन टीका, अभिनवगुप्त, श्रृंगार तिलक या फिर काव्यालंकार। ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका कौन मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोचन टीका ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुवलयानंद अलंकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ संबंधित है। अभिधान वृत्तिका ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? शब्द शक्तियों से। अगला प्रश्न है, 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस ग्रंथ से मानी जाती है? 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु से। उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु से। तो उज्ज्वल नीलमणि की रचना है भक्ति रसामृत सिंधु, इसी से भक्ति रस की परिकल्पना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? तो इसका सही जवाब है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की समवेत समालोचन किस ग्रंथ में मिलती है? श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की समवेत समालोचन किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की समवेत समालोचना मिलती है। अगला प्रश्न है, किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथ में दार्शनिक विषयों की प्रचुर समन्वय किया है? तो इसका सही जवाब है अभिनवगुप्त ने। अगला प्रश्न है, भट्ट नायक निवासी माने जाते थे दक्षिण भारत के, कश्मीर के, महम प्रदेश के या फिर धार नगरी के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के। महिम भट्ट कहाँ के निवासी थे? भट्ट नायक कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। अगला प्रश्न है, कवि शिक्षा परक ग्रंथ के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। अगला प्रश्न है, काव्यम संध्या परिनिर्वृत्तेय से तात्पर्य है? काव्यम संध्या परिनिर्वृत्तेय से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब है रसोत्पत्ति से। इसका संबंध रसोत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का मुख्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान हैं? तो कौन से विद्वान हैं हृदय को मुक्तावस्था में लाना जिनके काव्य का मुख्य प्रयोजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का मुख्य प्रयोजन हृदय को मुक्तावस्था में लाना। अगला प्रश्न है,
व्युत्पत्ति काव्य हेतु निपुणता नाम देने वाले विद्वान हैं मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर जयदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है सहजा, आहार्य और औपदेशिकी भेद हैं कार्य प्रतिभा के, भावित्री प्रतिभा के, व्युत्पत्ति के या फिर अभ्यास के। तो सहजा, आहार्य और औपदेशिकी किसके भेद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्य प्रतिभा के। अधोलिखित में कौन सा काव्य हेतु नहीं माना जाता है? अधोलिखित में कौन सा काव्य हेतु नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आहार्य। आहार्य काव्य हेतु नहीं माना जाता है, बाकी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों काव्य हेतु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है भावित्री प्रतिभा का संबंध माना जाता है। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कारित्री एक भावित्री। तो भावित्री प्रतिभा का संबंध किससे माना जाता है? भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय या पाठक से होता है। अगला प्रश्न है काव्य हेतु प्रतिभा को दो वर्गों कारित्री एवं भावित्री में विभक्त करने वाले आचार्य हैं। मतलब कौन से आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा को दो वर्गों में विभक्त किया है, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा को दो वर्गों में कारित्री और भावित्री प्रतिभा में विभक्त किया है। आगे के प्रश्नों में हम लोग देखेंगे काव्य के लक्षण और उनके लक्षणकर्ता। अर्थो क्रियापेतम काव्यम, अर्थो क्रियापेतम काव्यम किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि का लक्षण। अगला प्रश्न है शब्दार्थव सहितो काव्यम, शब्दार्थव सहितो काव्यम किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आचार्य भामा का लक्षण है शब्दार्थव सहितो काव्यम। अगला प्रश्न है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका काव्य लक्षण है? तो इसका सही जवाब है 190 का ऑप्शन नंबर बी आचार्य दंडी, आचार्य दंडी का लक्षण है। अगला प्रश्न है तददोषव शब्दार्थव सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, तो यह किसका लक्षण है? आचार्य मम्मट का, आचार्य मम्मट का लक्षण है तददोषव शब्दार्थव सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसका लक्षण है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंडितराज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम आचार्य जगन्नाथ का लक्षण है। अगला प्रश्न है ननु शब्दार्थव काव्यम, ननु शब्दार्थव काव्यम किसका लक्षण है? उद्भट का, भामह का, जगन्नाथ का या फिर रुद्रट का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ननु शब्दार्थव काव्यम किसका लक्षण है? आचार्य रुद्रट का लक्षण है। अगला प्रश्न है इह विशिष्ट शब्दार्थव काव्यम, इह विशिष्ट शब्दार्थव काव्यम किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रुद्रट। अगला प्रश्न है अदोषो, अगला प्रश्न है अदोषो समगुणो सालंकरौ शब्दार्थव काव्यम किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए मम्मट, जयदेव, भोजराज या फिर हेमचंद्र का? तो इसका सही जवाब है 196 का डी हेमचंद्र का लक्षण है। अगला प्रश्न है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका लक्षण है? तो 197 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अग्नि पुराणकार का, अग्नि पुराणकार का लक्षण है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगला प्रश्न है सहृदय हृदया, सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थ मैत्वयम काव्य लक्षणम किसका लक्षण है? आनंदवर्धन का, अभिनव गुप्त का, मम्मट का या फिर रुद्रभट्ट का? तो इसका सही जवाब है 198 का ए आनंदवर्धन का, आनंदवर्धन का सहृदय हृदय आह्लादित वाला लक्षण है। अगला प्रश्न है
निर्दोषालवती सरित गुणा विभूषता किसका लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव का। तो आज के सत्र में बस इतने ही प्रश्न थे। हम लोगों ने लगभग भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 200 प्रश्न सॉल्व किए हैं। प्रश्न इसी सत्र से आने की संभावना है, तो आप लोग इसे बार बार रिपीट करिए। आगे के सत्र में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित MCQ करेंगे। धन्यवाद।